बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इल्म अचीवर के इस लाइव वीडियो सेक्शन में मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये आसान भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग फंडामेंटल टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे। ट्रिक और एप्लीकेशन का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से कि ये आखिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो आप पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ डील करता है, ये एक्सप्लेन करेगा आपको, एक्सप्लेन अबाउट पहला पॉइंट है पॉइंट्स के बारे में या वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट या वर्टेक्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इनका कोऑर्डिनेट क्या है, ये बाकी चीज़ देखेंगे हम लोग आगे। तो पॉइंट के बारे में डील करता है, प्लस साइड मतलब डिस्टेंस निकालता है। साइड से मुराद डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट आप कहें। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस यहाँ पे होता है, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ एरिया निकाला जाता है और रेशियो। तो डिस्टेंस या साइड पर ही एरिया है और इसी पर सेक्शन है या रेशियो है। रेशियो को कहते हैं प्रोपोर्शन या सेक्शन या सेगमेंट। तो गोया ये इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। कुल मिलाकर आप सीधा सीधी समझिए, पॉइंट और डिस्टेंस एक्सप्लेन किए जाते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर एक्सप्लेन नहीं करता है, कैन नॉट एक्सप्लेन एंगल। एंगल को एक्सप्लेन नहीं करता बेटा, ये इंपॉर्टेंट बात है। जबकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल भी एक्सप्लेन होते हैं, बाकी साइड उनका रेशियो वो तो एक्सप्लेन होता ही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक एडवांस वर्जन है। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल को भी डील कर लेते हैं, लेकिन याद रखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल डील नहीं होता है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन उसके अलावा फ़ायदे भी बहुत हैं कि मुझे पॉइंट लेवल पे या वर्टेक्स लेवल पर ट्रायंगल का एरिया पता चल जाता है, या अगर पॉइंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग वर्टेक्स वगैरह निकाल लेते हैं। इसी का एप्लीकेशन है ग्राफ या साइन कन्वेंशन, जो कि फिजिक्स में पढ़ा जाता है लाइट चैप्टर में। कैसे है क्या है देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये मान लीजिए कि एंगल के बारे में हम नहीं जानते हैं कुछ भी, या एंगल को हम लोग डील नहीं करेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। तो हम लोग उस पॉइंट को डील कर लेते हैं, और उस पॉइंट के लिए पहले हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, जिसमें ये मान लीजिए इधर हम कुछ दिखलाना चाह रहे हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। These are perpendicular to each other। हर जगह 90 डिग्री है। अब देखो, ये जो आपने ड्रॉ किया है इसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, और इसी का नाम है एब्सिसा। एब्सिसा। जबकि ये जो आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन
यही कहलाता है वाई एक्सिस और यही कहलाता है हमारा ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दो नाम और आप जानेंगे, एब्सिसा हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑर्डिनेट वर्टिकल लाइन। ऊपर से नीचे वर्टिकल, लेफ्ट से राइट हॉरिजॉन्टल। केमिस्ट्री में इसी हॉरिजॉन्टल रो को हम लोग पीरियड कहते थे और वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते थे। तो इसको ग्रुप कहिए, वर्टिकल लाइन कहिए, वाई एक्सिस कहिए, ऑर्डिनेट कहिए, एक ही बात है, ये टर्मिनोलॉजी है बेटा। और ये एक्स एक्सिस कहिए, लेफ्ट से राइट जाना कहिए, पीरियड कहिए, एक्स एक्सिस कहिए या एब्सिसा कहिए। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं बेटा, और जहां पर मिलते हैं यानी एक्स और वाई एक्सिस जहां पर मिलेगा, ये पॉइंट हमारा कहलाता है ओरिजिन। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन है इसका नाम। एक्स वाई जहां पर मिलेंगे उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहेंगे। यानी ओरिजिन के बारे में आप ये लिख सकते हैं, इंटर सेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस, पहली बात। दूसरी बात आप ये भी लिख सकते हैं कि ओरिजिन इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो ना, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कौन कौन से होंगे? ये सारे के सारे पॉइंट क्या एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं? इसमें ये वाला पॉइंट भी आएगा। तो एक एक्सिस पे इस तरह से इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, और सिमिलरली वाई एक्सिस पर भी इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ये पूरा बोलो बेटा। तो इसमें तुम गौर से देखो, तो क्या ये पॉइंट तुमको एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पे दिख रहा है, एक्स और वाई दोनों पर? तो इसे हम लोग कॉमन पॉइंट कहते हैं। तो एक्स और वाई का कॉमन पॉइंट भी ओरिजिन है, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को काटता है उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का एप्लीकेशन ये है बेटा कि ऑल डिस्टेंस measured from origin and origin itself at zero distance। मतलब सारी दूरी आपको मेजर करना है ओरिजिन से, और ओरिजिन खुद जीरो डिस्टेंस पे है बेटा। ओरिजिन को जब भी एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इस तरह से ब्रैकेट लिखते हैं, 0,0 लिखते हैं। अब ये आगे बताऊंगा मैं कि ये 0,0 और ब्रैकेट के क्या माने हैं। इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। पहले x लिखते हैं, फिर कॉमा के बाद y लिखते हैं, वो मैं आगे दिखलाऊंगा। फिलहाल आप जानिए कि ओरिजिन क्या है। ओरिजिन एक कॉमन पॉइंट है जो x और y एक्सिस पर है, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट है x और y एक्सिस का। x और y के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनता है। x एक्सिस का नाम एब्सिसा है, y एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट है। तो ये स्टार्टिंग के कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे। अब ध्यान से सुनो, ओरिजिन से जब हम मेज़र कर रहे हैं सारी डिस्टेंस, तो चलो ओरिजिन को जनरली दिखलाया जाता है 0 से, क्योंकि इसकी खुद की 0 वैल्यू है। या तो आप इसको 0 कहो या O कहो, O से भी ओरिजिन होता है, तो आप इसको O कह सकते हो या 0 कह सकते हो। यहाँ से अगर आप राइट तरफ चलेंगे, x पर हमेशा चलना है आपको, x और y एक्सिस पर। तो अगर आप x एक्सिस पे चलते हैं राइट इस डायरेक्शन में, तो इस डिस्टेंस को आपको पॉजिटिव मानना है बेटा। जबकि अगर आप लेफ्ट तरफ चलोगे, ओरिजिन से चलना, ओरिजिन से ही है, ओरिजिन से अगर आप इधर चले राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में चले तो निगेटिव। ये बिल्कुल ग्राफ की तरह है, ये हिस्सा निगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। और यही फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ऑब्जेक्ट को आप रखते हैं हमेशा लेफ्ट में, मिरर या लेंस आप मान लीजिए ओरिजिन पर है, तो आप क्या देखते हैं कि लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट से मिरर या लेंस की तरफ, तो जो लाइट आ रही है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव माना गया है।
वहां पर भी जो लेंस या मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो निगेटिव होता है। अगर इमेज इसी तरफ बना है तो इमेज डिस्टेंस को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी निगेटिव होगा। और अगर इमेज इधर बना है राइट साइड में मिरर के या लेंस के तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो बिल्कुल फिजिक्स या ग्राफ को अगर समझना है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो साइन कन्वेंशन है बेटा वो सब कुछ बता देता है। उसी तरीके से अगर आप वाई एक्सिस की तरफ चलते हैं ओरिजिन से तो ऊपर की तरफ चलना पॉजिटिव कहलाता है और नीचे की तरफ चलना निगेटिव कहलाता है। अगर आपका इमेज ऊपर की तरफ बना है तो कहते हैं इरेक्ट इमेज है, सीधा, तो ऑब्जेक्ट हाइट इमेज हाइट पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट हाइट लेफ्ट में रखते हैं, पॉजिटिव ही रखते हैं, मतलब सीधा रखते हैं। अगर आपका इमेज नीचे की तरफ बना है तो उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, उसकी हाइट माइनस होती है। तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, वहाँ लाइट चैप्टर में आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा मिरर और लेंस के केस में। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे अगर आप सीखें ना तो इसका एप्लीकेशन कहीं भी आप लगा सकते हैं, पूरे ग्राफ में लगा सकते हैं, साथ में पूरा का पूरा जो साइन कन्वेंशन आपको फिजिक्स में पढ़ना है वहाँ लगा सकते हैं बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट है ग्राफ पर और ये बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्स एक्सिस तो पूरा का पूरा एक लाइन है, एक्सिस है, और ये भी पूरा का पूरा एक लाइन है, वाई एक्सिस। एक पॉइंट का नाम है ओरिजिन, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री और ये बीच का स्पेस है, एक्स और वाई के बीच का ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, ये स्पेस, या ये एक पार्ट, ये पूरा का पूरा, इसको आप एरिया कहें, पूरा ये पार्ट कहें, ये पार्ट जो x और y के बीच में बनता है इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा, ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा और ये भी क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो आप देखिए ये हमारे लिए होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग काउंटिंग करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी घड़ी की सुई के उल्टे दिशा में आप चल रहे हैं। ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। अगर आप क्लॉक को समझें तो ये है 12, ये है आपका 3, ये 6, ये 9। तो देखो सुई चलती है ऐसे, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। तो इधर चलना क्लॉकवाइज, इसके उल्टा चलना एंटी क्लॉक। तो आप उल्टा चल रहे हैं बेटा फर्स्ट, उसके बाद आप इधर चल रहे हैं सेकंड, तो आपको चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इतनी सारी बातें आपको जाननी है। एक्स एक्सिस का नाम एब्सिसा है, वाई एक्सिस का नाम ऑर्डिनेट है, साथ में दोनों जहां पर मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन से ही सारी डिस्टेंस मेज़र की जाती है, ओरिजिन की खुद दूरी 0 मानी गई है और ओरिजिन को O या 0 से रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहे हैं। एक्स वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है बेटा, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक टर्म आया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? तो इस डिफिनेशन के हिसाब से देखो, यहां पर जो फिगर हम देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या कह सकते हैं? स्पेस कहो, पार्ट कहो, एरिया कहो, बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस के बीच के जो पार्ट है ना उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। यानी क्वाड्रेंट एक्स और वाई के बीच का पार्ट है। सिर्फ कोई पॉइंट एक्स पर हो तो वो एक्स एक्सिस, वाई पर हो तो वाई एक्सिस, इन बिटवीन हो तो क्वाड्रेंट। कोई भी इन बिटवीन एक्स वाई के बीच का हिस्सा, बीच का स्पेस, बीच का पार्ट, बीच का एरिया इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। पहली बात। दूसरी बात वो ये है कि क्वाड्रेंट
सर्किल का 1/4 पार्ट है। अगर मैं इसको सर्किल बनाऊं तो सर्किल का 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, और पूरे सर्किल में एंगल कितना होता है बेटा? तो कहते हैं एंगल होता है पूरे सर्किल में 360 डिग्री। सर्किल मतलब कंप्लीट, तो 360 का 1/4 कर दोगे तो तुमको एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री। तो सर्किल के केस में जहां पर 90 डिग्री एंगल बने, मतलब ये केस है, अगर आप सर्किल चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे, इन केस ऑफ सेक्टर। अगर सेक्टर में एंगल 90 डिग्री बन गया, सेक्टर कहते हैं पार्ट ऑफ सर्किल, तो सर्किल का या तो 1/4 हिस्सा कहिए, सर्किल का 1/4 पार्ट कहिए, सर्किल का 1/4 पार्ट कहिए, या आप कहिए कि सेक्टर में एंगल 90 डिग्री बना है, तो उसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। और अगर आप सर्किल की बात करते हैं बेटा तो ये है, इसको सेंटर मानो, इसको रेडियस कहो, इसको रेडियस कहो, दोनों रेडियस के बीच का सेंटर पे एंगल 90 डिग्री है, यही पार्ट कहलाएगा सेक्टर या क्वाड्रेंट। और यही पूरा हमारे लिए इस वक्त है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, प्लेन कहते हैं 2 डायमेंशनल फिगर को। तो ये 2D फिगर है बेटा, क्योंकि यहाँ पर टोटल एंगल का सम कितना है 360। कोई भी पॉलीगॉन उठा लीजिए, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, सारे एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है। किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल इज 360, क्योंकि सबको मिलाइएगा एक सर्किल बनेगा। यहाँ पर भी सारे एंगलों को मिलाएंगे 360 बनेगा। तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जहां हम लोग इस वाले पार्ट को कह सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेंट। तो सर्किल का 1/4 हिस्सा हुआ, या 4 ऐसे ऐसे हिस्से मिलेंगे तो एक सर्किल बन जाएगा। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंट के बारे में, कि क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, एक्स वाई के बीच का स्पेस है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है बेटा, क्वाड्रेंट की कंडीशन। क्वाड्रेंट की कंडीशन ये है कि एक टर्म में और इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे, कोऑर्डिनेट। इसी के नाम पर क्या हम लोगों ने इस चैप्टर का नाम रखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो एक फिगर को कहते हैं, और पढ़ना क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट। तो मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रेंट उसको कहेंगे जिसका कोऑर्डिनेट 0 के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो। अब कोऑर्डिनेट क्या है वो देखेंगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे आप एक्स वाई से, और याद रखेंगे यहां पर x नेवर इक्वल टू 0, y नेवर इक्वल टू 0। यानी इसी में अगर x और y 0 ना हो, नॉन जीरो नंबर है x एंड y, तो इसे हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। तो क्वाड्रेंट के अंदर याद रखिएगा x और y दोनों का दोनों 0 नहीं है, जबकि ओरिजिन में दोनों 0 है। तो बहरहाल ये क्वाड्रेंट की बात हो गई। अब देखो, क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं मैं, आगे कोऑर्डिनेट को हालांकि एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन समझो इसके अंदर x और y क्या है। पहले आपको चलना है बेटा x, पहले आप चलेंगे x, फिर चलेंगे आपको y। ये मैंने आपको जब इंडो इस्लामी की क्लास ली थी तो पढ़ाया था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या। तो मैंने कहा था कि ये मक्का से या मदीना से मस्जिद अक्सा आना, दैट इज एक्स एक्सिस जर्नी। तो पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से पहुँचे हैं जेरूसलम, मस्जिद अक्सा, और इस पार्ट को कहते हैं इसरा। और बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मूव किया है, वो बुर्राक पे बैठ के हॉरिजॉन्टली मूव किए हैं। उसके बाद मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ाने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ उठाए गए। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बेटा मिराज। तो इसका मतलब इसरा मिराज, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यानी पहले आप एक्स एक्सिस पे चलेंगे फिर आप वाई एक्सिस पे चलेंगे बेटा। यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसी तरह से चलने को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो आप बताओ मुझे, इसका कोऑर्डिनेट, पहले आप चलेंगे राइट में यानी प्लस, फिर आप चलेंगे ऊपर यानी प्लस, तो इसका एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पर कोई भी पॉइंट मैं लगा दूं, ये पॉइंट है मान लो,
तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए पहले आपको कैसे चलना है, ओरिजिन से चलना है पहले आपको यहां तक, उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेना है, फिर पहुंचना है ऐसे। तो पहले आप चलेंगे एक्स पर, फिर चलेंगे वाई पर, तो दोनों का दोनों क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। चलिए इधर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई पॉइंट है मान लो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है एक्स वाई के बीच में, तो आप पहले चलोगे एक्स एक्सिस पर, ये चले तो निगेटिव चले बेटा, ये माइनस की तरफ चल रहे हो, राइट लेफ्ट में चल रहे हो, फिर टर्न लेकर ऊपर चलोगे, ऊपर चलने का मतलब पॉजिटिव। ये याद रखिएगा पहले आपको एक्स चलना है फिर वाई चलना है। पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं अरब से या मक्का मदीना से, कहीं भी आप मान लें, क्योंकि इसमें कंट्रोवर्सी है, हिजरत से पहले अगर ये सफ़र तय हुआ है तो मक्का से हुआ है, हिजरत के बाद हुआ है तो मदीना से हुआ है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का या मदीना में से किसी एक जगह से पहले बुर्राक पे बैठ के इसरा वाला जर्नी करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली बुर्राक मूव करता है और वो पहुंचता है मस्जिद अक्सा यानी जेरूसलम। उसके बाद वहां से वाई एक्सिस पे चलना है बेटा, आसमान की तरफ, जन्नत की तरफ गए हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका मतलब ये जर्नी कहलाएगी मिराज यानी वाई एक्सिस। तो कुल मिलाकर पहले आपको एक्स फिर वाई, यहाँ उसी तरीके से पहले एक्स फिर वाई, तो इसका मतलब इसका एक्स निगेटिव, इसका वाई भी निगेटिव। तो जिसका कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव हो, चौथे में अगर होंगे तो एक्स प्लस है वाई निगेटिव है, तो ये हमारे लिए कोऑर्डिनेट हो गया चारों के चारों क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट तो खैर ठीक है, क्वाड्रेंट तो समझ में आ गया, एक्स और वाई के बीच का स्पेस है। कोऑर्डिनेट क्या है, ये लास्ट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। दिस इज कोऑर्डिनेट, कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी पॉइंट in Cartesian plane with the help of abscissa and ordinate from origin। यानी आपको किसी भी पॉइंट का एक रिप्रेजेंटेशन करना है, आपको चलना है, और चलने का तरीका आप ये मानिएगा कि पहले आपको ओरिजिन से चलना है एब्सिसा की तरफ यानी एक्स एक्सिस पे, और उसके बाद आपको चलना है ऑर्डिनेट की तरफ। इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं एक्स कॉमा वाई। ये एक्स है ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी, और वाई कहलाती है ओरिजिन से वाई एक्सिस पे चली गई दूरी। तो इस तरह से जो रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी किसी भी पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट आराम से निकाल सकते हैं। अब वो कोऑर्डिनेट क्या होगा उसे मैं देखूंगा। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट पे अगर हम आए तो कोऑर्डिनेट में पहला पॉइंट है कि मान लिया जाए कोई भी पॉइंट कहाँ है, ऑन एब्सिसा है, यानी वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है बेटा। हो सकता है कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो, वाई एक्सिस बोलो या ऑर्डिनेट बोलो। उसी तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई पॉइंट ओरिजिन पर है, और चौथी बात हो सकता है कोई पॉइंट कहाँ हो, तो इन क्वाड्रेंट हो। यही चार जगह हैं इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में, या तो एक्स एक्सिस पे होगा, या तो वाई एक्सिस पे होगा, या तो ओरिजिन पे होगा, या कार्टेशियन प्लेन में होगा। यार या तो इस एक्सिस पे हो, या तो इस एक्सिस पे हो, या तो ओरिजिन पे हो, या एक्सिसों के बीच में हो। भाई कार्टेशियन प्लेन में और कोई जगह है ही नहीं, बीच में एक्सिस पर ओरिजिन बीच में यही हो सकते हैं। तो कहते हैं अगर एक्स एक्सिस पर है यानी एब्सिसा पे है, तो याद रखो जो एक्सिस है वो होगा, एब्सिसा का मतलब एक्स एक्सिस है, तो एक्स होगा वाई नहीं होगा। अभी समझाऊंगा कैसे।
अगर ऑर्डिनेट की बात करेगा तो x नहीं होगा, y होगा, यानी कोई एक चीज जीरो होगी। जब x एक्सिस है तो y नहीं है, और जब y है तो x एक्सिस नहीं है। ओरिजिन का मतलब दोनों के दोनों जीरो, और क्वाड्रेंट का मतलब दोनों के दोनों एक्सिस, क्योंकि x और y दोनों होगा। तो बेटा अगर x y के मदद से हम लोग देखें ना, तो यही चार कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे ही सोचो, या तो खाली x होगा, या तो खाली y होगा, या तो कुछ नहीं होगा, या दोनों होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोचो, अगर कोई पॉइंट मैंने कहा कि यहाँ पर है, इस P पॉइंट पर है, तो आपको कैसे चलना है? आप चलोगे पहले इसरा वाला यानी x वाला पार्ट, तो आप ओरिजिन से चलोगे P तक, इसी को हम लोग x कहेंगे बेटा। ये दूरी चली तो गई ना, लेकिन यहाँ के बाद आप 90 डिग्री टर्न लेकर ऊपर नीचे जा सकते हैं, इसी को y कहते हैं। लेकिन हमें पहुँचने की ज़रूरत क्या है? हमें जहाँ चाहिए था वहाँ तो पहुँच गए, तो अब आप y नहीं चल रहे हैं, तो ओरिजिन से आप ना तो ऊपर जा रहे हैं ना तो आप नीचे आ रहे हैं, यानी y नहीं होगा। तो याद रखिए, जब भी x एक्सिस पे कोई चीज़ होता है तो सिर्फ x होता है बेटा, y नहीं होता है। अब इसमें कंफ्यूज ना ही होंगे कि एब्सिसा का मतलब -x होगा या +x होगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, x खाली लिखिएगा अनटिल अनलेस जब तक वो आपको फिगर ना दे दे। अगर वो फिगर देख गया, बोलेगा p यहाँ पे है भाई, तब तो साफ दिख रहा है कि यहाँ लेफ्ट साइड में गए हैं, तो x की वैल्यू -5 -7 होगी। अगर यही p यहाँ पे होता तो फिर +5 होता या +4 होता। लेकिन अगर फिगर नहीं बना हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पॉइंट है P, वो लाई करता है एब्सिसा पर या x एक्सिस पर, तो आपको क्या पता है कि x एक्सिस में वो कहाँ पर है? तो आप अपने मन से x मानिएगा, क्योंकि इस x मानने का मतलब प्लस नहीं होता है, इस x का मानने का मतलब होता है कि ये वेरिएबल है बेटा, अननोन चीज़ है, हमें पता नहीं है। तो इस x की वैल्यू कैलकुलेशन से जब हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उस पर हम सोचेंगे कि वो प्लस में आया है कि माइनस में आया है। अगर माइनस में आया है तो इधर है, प्लस में आया है तो इधर है, और अगर जीरो आ गया है तो ओरिजिन पे। x कॉमन पॉइंट था ना, तो ओरिजिन भी हो सकता है। तो अगर वो बोलेगा खाली x एक्सिस, तो इसका मतलब साफ है कि x की वैल्यू को आप लेंगे नहीं, बस x मानेंगे। उसी तरह से y एक्सिस बोलेगा तो y मानेंगे। ये जो हम मानते हैं ना, ये प्लस माइनस नहीं मानते हैं, ये वेरिएबल है बेटा, और वेरिएबल की जब वैल्यू सॉल्व होती है तो उसकी वैल्यू को देखकर हम प्लस माइनस बोलते हैं। तो इस बात का कंफ्यूजन मत रखिएगा कभी भी, हमेशा जो चीज़ नहीं पता है उसको हमेशा x मानते हैं। अब वो सॉल्व होकर प्लस आ जाए माइनस आ जाए, जो भी आना है आ जाए, उस हिसाब से हम सोचेंगे कि वो कहाँ पर है। तो इसका मतलब एब्सिसा में x होगा। उसी तरीके से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है Q, तो आपको चलना कहाँ था? ओरिजिन से चलना था पहले x। अब आप हिल नहीं रहे, ना x की तरफ इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं। जब आपने x पे कोई डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं किया है तो ये मानिएगा कि x पे टोटल तय की गई दूरी 0 है। उसके बाद आप यहीं से 90 डिग्री मूव करके यहाँ पहुँच जा रहे हैं, तो यानी y एक्सिस पे सिर्फ y होगा, x एक्सिस पे सिर्फ x होगा, और ओरिजिन पे तो आप मूव ही नहीं कर रहे हैं, यहीं के यहीं पर हैं, इसीलिए कहा गया था ओरिजिन खुद 0 होता है बेटा। तो ये बात हो गई। अब आते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। ज़रा सोचो, क्वाड्रेंट क्या कहा था मैंने? x y के बीच की जगह, तो ना तो x एक्सिस पर है ना तो y एक्सिस पे, इसके बीच में है। बीच में कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट यार। अगर ये पॉइंट यहाँ पर है m, तो आप पहले चलेंगे x एक्सिस पर, फिर 90 डिग्री का टर्म लेके चलेंगे यहाँ, तो इस दूरी को हम लोग कहेंगे x, इस दूरी को कहेंगे हम लोग y। तो क्वाड्रेंट में बेटा x y दोनों होता है, कोई भी 0 नहीं होता। अच्छा 0 नहीं होता तो अब यहाँ पर फिर से 4 केस होगा जो वहाँ लिखा गया है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, अभी जब तक मेंशन नहीं करूँगा x y लिखूंगा। जैसे यहाँ मेंशन नहीं किया है कि लेफ्ट में है कि राइट में है, तो सिर्फ x लिखा है। मेंशन नहीं किया है कि ऑर्डिनेट ऊपर है कि नीचे है, तो खाली y लिया है। लेकिन क्वाड्रेंट भी अगर मेंशन ना करूं तो x y लूंगा, लेकिन अगर मेंशन कर दूं तो अब हमें साइन लेना पड़ेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन फोर्थ। क्यू का मतलब क्वाड्रेंट समझना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब मुझे बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या दोनों पॉजिटिव होते हैं? वो तो आप ग्राफ बना लोगे, समझ में आ जाएगा। मैं यहीं पे सिखा रहा हूँ। फर्स्ट का ठीक उल्टा है थर्ड, यानी अल्टरनेट पे चीज़ें बदल जाती हैं। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव था, थर्ड में दोनों निगेटिव है।
थर्ड मतलब यहाँ, यानी पहले आप चलेंगे एक्स एक्सिस पे निगेटिव में, फिर आप नीचे चलेंगे तो वाई एक्सिस में निगेटिव में, दोनों का दोनों निगेटिव है। तो आपको यही चलना है, ब्रैकेट में पहले एक्स फिर कॉमा फिर वाई। तो दोनों की वैल्यू जीरो नहीं है बेटा, दोनों की वैल्यू निगेटिव है, दोनों की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है। सेकंड में जब आप चल रहे हैं तो एक्स की वैल्यू निगेटिव हो रही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। अब इसी सेकंड का उल्टा है फोर्थ, एक्स की वैल्यू यहाँ निगेटिव थी तो यहाँ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी, वाई की वैल्यू निगेटिव होगी। वो यहाँ देखा जा चुका है। पहले आप चलेंगे इधर, फिर चलेंगे इधर, इधर चलेंगे तो माइनस, ऊपर चलेंगे तो प्लस। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ बनाकर आप आसानी से क्वाड्रेंट के अंदर के कोऑर्डिनेट इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। बस याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे एक्स होगा, वाई एक्सिस पे वाई होगा, ओरिजिन पे कुछ नहीं होगा, और क्वाड्रेंट पे दोनों होंगे। दोनों के दोनों जीरो नहीं होंगे तो इनके साइन होंगे, और 4 होते हैं बेटा। तो आप ग्राफ बना के ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कार्टेशियन प्लेन का। एक प्लेनर स्ट्रक्चर के अंदर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, इनके डायरेक्शन का, साइन का, क्वाड्रेंट का, कोऑर्डिनेट का, ओरिजिन की क्या वैल्यू होगी, तो ओरिजिन 0 0 होता है बेटा। तो ये है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसकी एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आने से पहले हम लोग इस चैप्टर में जो फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है उसको देख लें। क्योंकि मैंने पहले ही आज कहा कि हम लोग इस चैप्टर का एकदम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, या कह सकते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट ले रहे हैं। हालांकि हमने अपने बच्चों को 10th क्लास में ये सारा कॉन्सेप्ट और कुछ ट्रिक के साथ, कुछ एडवांस वर्जन के साथ पढ़ा रखा है, लेकिन आप इसको एक रिवीजन मान के चलें। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा हम हाई लेवल की तरफ मूव करेंगे, और उसके बाद फिर तीसरे लेक्चर में हो सकता है हम लोग कुछ एडवांस लेवल के ट्रिक्स की बात करें। तो आइए हम लोग इसका पहला फॉर्मूला पढ़ें, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो एक कार्टेशियन प्लेन है हमारे पास, जिसमें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो अब बताइए, ए से बी की डायरेक्ट दूरी को हम लोग अब तक नहीं पढ़े हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा है कि सारी की सारी दूरी आपको कहां से मेजर करना है, तो आपको ओरिजिन से मेजर करना है। सारी दूरी आपको ओरिजिन से मेजर करनी है, लेकिन आप डायरेक्ट कोई डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्ट कोई दूरी मेजर नहीं कर सकते। डायरेक्ट मेजर करना या डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला कहिए, सीधा का सीधा स्ट्रेट लाइन है बेटा ए से बी की दूरी। तो हम लोग करेंगे क्या वो बता रहा हूं। सबसे पहले हम ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए की कोऑर्डिनेट। तो बताओ मुझे, ओरिजिन से जब हम चलेंगे तो x एक्सिस पे जो चले हैं दूरी, उसको हमने x1 नाम दिया, x1 ऐसे ही मान लिया x1, और y1 नाम दे दिया है इसका। यहां 90 डिग्री के बाद टर्न मार के ऊपर गए, तो दिस इज y1। ठीक है, तो इसका मतलब a की वैल्यू हमने निकाल लिया, ए की वैल्यू। अब हमें b की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू। तो b की वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं उसके लिए ये डिस्टेंस है कि यहां से जब हम चलेंगे ये डिस्टेंस, तो इधर से इधर की डिस्टेंस हम लोग x2 लेंगे, जबकि इस डिस्टेंस को हम लोग y2 ले। ये पूरा y2 हो जाएगा, दिस इज y2 एंड दिस इज y1। ये डिस्टेंस हमारे लिए x1 है और ये पूरा x2 है। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या निकाला आपने, तो पता चला कि B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2।
अब चूंकि हमें चाहिए डिस्टेंस, तो हम लोग ए और बी को मिला दें। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट यही है, ए से बी का एक स्ट्रेट लाइन मिला दो, यही दूरी है ए से बी जाने की। हालांकि और बात है कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है नियम, उसके हिसाब से आप किसी भी कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट लेते हैं उस तक के चलने को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। और कोऑर्डिनेट कहता है कि पहले ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे चलो, फिर वाई एक्सिस पे चलो। आप डायरेक्ट नहीं चल सकते एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इस तरह से आप डायरेक्ट नहीं चल सकते। यही डायरेक्ट चलने के लिए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अभी तक हम लोग जब चल रहे थे किसी भी पॉइंट पर, पहली बात तो किसी भी पॉइंट पे चल रहे थे तो ओरिजिन से चल रहे थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप नहीं चल रहे थे, आप हमेशा ओरिजिन से चल रहे थे। वो भी चलने का तरीका क्या था, पहले एक्स फिर वाई, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। लेकिन अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ इसीलिए रहे हैं कि हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूले का मतलब इसलिए पढ़ाया कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। तो इसको जाने के लिए अब हम ए बी निकालना चाह रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, ए बी निकालना है तो क्यों ना हम इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल की शक्ल दे दें। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा दिखेगा, क्योंकि यही हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये लाइन बिल्कुल, और ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, और एक्स और वाई बिल्कुल एक दूसरे पे 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट को अपने मन से हमने सी नाम दे दिया। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है ए बी सी, जहां ए सी हमारा बेस है, ए सी इज द बेस, और बी सी जो हमारा है वो हाइट है या परपेंडिकुलर है, और ए बी जो है वो हाइपोटेनस है। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, तो आप ये कह पाएंगे कि ए बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए सी के होल स्क्वायर प्लस बी सी के होल स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। तो चूंकि ए बी का स्क्वायर होता था इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर, तो यहां से स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर गया तो अंडर रूट, या फिर डायरेक्ट आपको पता होगा हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब बताओ मुझे AC किसको कहोगे। तो AC आपका जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस ये है। तो क्या पूरा ओरिजिन से डिस्टेंस था x2, यानी पूरा यहां से यहां तक x2, यहां से यहां तक x1। तो आप x2 में से x1 माइनस कर दीजिए, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से BC अगर आपको निकालना है ये वैल्यू, तो आप ये वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जो ये वैल्यू होगा वही BC होगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, ओरिजिन से पूरा था y2, उसमें से ये माइनस कर दो, ये आ जाएगा, यानी y2 माइनस y1। यानी जिनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, अगर मुझे A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब मैं दोनों के x को घटाकर स्क्वायर कर दूंगा, दोनों के y को घटाकर स्क्वायर कर दूंगा, बीच में प्लस लगा के रूट लगा दूंगा। यानी फॉर्मूला याद करने का बड़ा आसान सा तरीका है, डिस्टेंस फॉर्मूले को आप हाइपोटेनस समझो। डिस्टेंस मीन्स हाइपोटेनस, और इन जनरल बात करो, हाइपोटेनस निकालने का क्या फॉर्मूला है, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस को x कहो, ये पूरा x है बेटा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर रूट हाइपोटेनस। तो डिस्टेंस आपका एक तरह से हाइपोटेनस है बेटा। तो डिस्टेंस यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालने का सीधा सा फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ 2x है तो आप दोनों को घटाकर एक x बनाओगे। ऐसा सोचना है आपको कि यहाँ 2x हैं, चूंकि इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है तो इन दोनों पॉइंट के x होंगे, दोनों पॉइंट के y होंगे, तो आप दोनों को घटा देंगे। अब ये तो मैंने इस फिगर से आपको निकाला, लेकिन आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूले को लिखने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला लिखने का 4 तरीका है। अब वो 4 तरीका क्या है वो सुनो, 4 तरीके में बाद में आएंगे, पहले मैं सिंपली से बता देता हूं तुम्हें। जिन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, जिन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, आपको इन दोनों पॉइंट के x को घटा कर स्क्वायर करना है, फिर y को घटा के स्क्वायर करना है। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा 2 - 1 करना है, मैं सिंपल कह रहा हूँ a और b के x को घटाकर स्क्वायर कर दो और y को घटा के स्क्वायर कर दो। इसी स्टेटमेंट पे 4 फार्मूला बन जाएगा। अब वो क्या बनेगा सुनो, x2 - x1 का होल स्क्वायर जो यहाँ दिख रहा है, जो हमने प्रूफ किया है या डिराइव किया है,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही ड्राइव किया था फॉर्मूला। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम लोग x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दें और यहां पर भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा था दोनों के x को घटाना है, चाहे 1 में से 2 घटे या 2 में से 1 घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 में से 1 घटे या 1 में से 2 घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप इधर x2 माइनस x1 ही रहने दीजिए और यहां y1 माइनस y2 कर लें, या यहां पर x1 माइनस x2 कर दें और यहां y2 माइनस y1 कर दें। यानी किसी भी दोनों x को घटा देना है, किसी भी दोनों y को घटा देना है। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल पैटर्न में होगा कि 2 में से 1 घटा था तो इधर भी 2 में से 1 घटना चाहिए, 1 में से 2 घटा तो इधर भी 1 में से 2, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो यहाँ पे क्या किया है, x2 माइनस x1 क्या है, यहाँ y1 माइनस y2 क्या है। यानी पैटर्न को फॉलो नहीं करता है। पैटर्न सिर्फ ये है, x को आपस में घटा के स्क्वायर करना है, y को आपस में घटा के स्क्वायर करना है। उसकी वजह है बेटा, वजह ये है कि अगर मैं x2 माइनस x1 करता हूँ मिसाल के तौर पे, और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ अपने मन से, अगर मैंने मान लिया कि x2 की वैल्यू 5 है और x1 की वैल्यू 3 है, तो ज़रा सोचो 5 माइनस 3 कितना आया, 2। 2 का स्क्वायर करना है बेटा, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये पूरा सॉल्व होके 4 आया। अब मैं बोल रहा हूँ इसमें से इसको घटाओ, यही तो हुआ है यहाँ 4 में कि कभी 2 में से 1 घटाया, कभी 1 में से 2 घटाया। तो अगर मैं x1 में से x2 घटाता तो 3 में से 5 जाता, कितना होता, -2, लेकिन -2 का स्क्वायर भी +4 होता। तो इस स्क्वायर होने की वजह से ये 4 फार्मूले बन गए, क्योंकि डिफरेंस लेने पर या तो वैल्यू पॉजिटिव आती है या माइनस आती है। अगर आपने बड़े में से छोटे को घटाया है तो डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, अगर आपने छोटे में से बड़े को घटाया है तो डिफरेंस निगेटिव आएगा। मगर स्क्वायर करने पर पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो इस स्क्वायर की वजह से ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात ये हो गई कि डिस्टेंस फॉर्मूले का मतलब है दोनों के x को घटा के स्क्वायर करो, दोनों के y को घटा के स्क्वायर करो, बीच में प्लस का साइन लगा के रूट लगा दो, बस इतनी ही सी बात है। यही सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि ये हर जगह अप्लाई होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में आपको इतनी सारी बातें जाननी है। अब हम प्रैक्टिस के लिए 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे जो आपको बनाने हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको निकालना है। मान लीजिए 2 पॉइंट का आपको डिस्टेंस दिया हुआ है और अब बोल रहा है उसके बीच का डिस्टेंस आप निकालिए। तो चलिए डिस्टेंस आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, a की वैल्यू दिया हुआ है 5, 3 और b की वैल्यू दिया हुआ है 2, -2। दूसरे क्वेश्चन में a की वैल्यू दिया हुआ है 0, 3 और b दिया हुआ है, या इस तरह से b इज एट ओरिजिन।
तो ये हमारे पास प्रैक्टिस के नाम पर ये 6 सवाल हैं, और एक सवाल मैं और ले लेता हूँ 7वां। वो ये है कि मान लीजिए ए बी की डिस्टेंस दी हुई है 10 यूनिट, ए दिया हुआ है 2 और 3, और बी की वैल्यू है x - 3 या x - 2। तो कह रहा है फाइंड x, फाइंड x। तो देखिए पहला सवाल तो बड़ा आसान है। ए बी चाहिए तो मैंने क्या बोला था, दोनों के x को घटा दो। चलो यहीं पे घटा दो, 5 - 2 कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस फिर मैंने कहा था इन दोनों को घटा दो, y को आपस में घटा दो। तो 3 - 2, क्या -2 के पहले अगर माइनस है तो वो गुना होके प्लस हो जाएगा। तो 3 - 2 बन जाएगा 3 + 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25। 25 और 9 को जोड़िएगा तो 34 होगा रूट। अब ये रूट से बाहर नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा आप कहेंगे तो कहेंगे 36 के आसपास है। रूट 36 मतलब 6 यूनिट। अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 5 पॉइंट समथिंग, 5.8, 5.9, तो आप लिख दीजिए कि उतना ही आंसर होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि इसकी वैल्यू उतनी ही होगी। अब यहाँ पर यूनिट मान लेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम था कि ये 5 और 3 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो √34 सेंटीमीटर आएगा। अगर सारी डिस्टेंस ओरिजिन से सेंटीमीटर में दी हुई है, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी, तो कुल जो डिस्टेंस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। और एरिया अगर निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कुछ कहा नहीं है, इसीलिए आप सिंपल यूनिट लगाइए कि इसकी यूनिट ही होगी। अब वो यूनिट सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, मीटर था तो मीटर, किलोमीटर था तो किलोमीटर, इंच था तो इंच, फिट था तो फिट, जो भी था वही। अब यहां पर देखिए तो बी एट ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब हो गया 0 0। ओरिजिन में ना तो x होता है ना तो y होता है। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से a और b की दूरी क्या हो जाएगी, तो अभी पढ़ाया था, दोनों का x घटा दो, 0 - 0 यानी 0, 0 का स्क्वायर 0, प्लस 3 - 0, 3, 3 का स्क्वायर 9, 0 + 9 √9, √9 की वैल्यू 3। तो ये तो बेटा आ गया 3 यूनिट इसका आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर 3 यूनिट है। यानी जब भी कभी हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो इन दोनों के x को घटाकर स्क्वायर कीजिए। अब जरा देखिए a - -a, ये हो गया 2a, a + a 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का a स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन, b - -b यानी 2b, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब ये याद रखिएगा, रूट के अंदर कुछ जो बहुत कॉन्सेप्चुअली वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूं, वो अक्सर क्या करते हैं 4 का वो 2 निकाल देते हैं, √4 है तो 2 निकाल देंगे, a स्क्वायर का a, b स्क्वायर का b, और वो जवाब देते हैं सर 2a + 2b, या कुछ लोग कहते हैं 2a + b, जबकि गलत है। असल में क्या है, रूट से कोई भी चीज़ बाहर तब निकलती है जब इनके बीच में रिश्ता जो हो वो मल्टीप्लाई का हो या डिवाइड का हो। मल्टीप्लाई या डिवाइड में, एडिशन सब्सट्रैक्शन में आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको √4 नहीं समझेंगे क्योंकि आगे प्लस का साइन है। तो मल्टीप्लाई का साइन जब तक नहीं होगा तब तक नहीं समझेंगे, ये रूल है। रूट के अंदर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तभी रूट से बाहर निकाला जाएगा, कॉमन वगैरह निकाल कर। तो यहां पर सबसे पहले तो हम लेंगे बेटा 4 कॉमन, क्योंकि 4 कॉमन लेने पर ये आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर। अब देखो ये जो ब्रैकेट है उसके साथ ये 4 मल्टीप्लाई में, हालांकि ब्रैकेट के अंदर चीजें फिर स्क्वायर में जरूर है लेकिन प्लस का साइन है। तो इसका मतलब आप सिर्फ इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 4 के साथ ये ब्रैकेट का मल्टीप्लाई का रिलेशन है। और मैंने कहा है बाहर निकलने के लिए या रूट को सॉल्व होने के लिए शर्त क्या है, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो 4 चूंकि मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ तो √4 का 2 निकल जाएगा।
लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें ब्रैकेट में एज इट इज़ रहेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनमें कॉमन कुछ नहीं है, इनमें कॉमन कुछ नहीं है। यहाँ सिर्फ ए है बी नहीं है, यहाँ सिर्फ बी है ए नहीं है। कॉमन तो वो होता है जो दोनों जगह हो, तो ये वैसे ही रहेगा। ये मत सोचना कि ए स्क्वायर का ए निकाल दिया, बी स्क्वायर का बी। हाँ ये निकल सकता था बेटा, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ये इस तरह से क्वेश्चन होता ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो आप कहते ए स्क्वायर का ए निकलेगा, बी स्क्वायर का बी निकलेगा। अदरवाइज अगर ये प्लस या माइनस में है तो कॉमन नहीं निकलेगा। या अगर यही डिवाइड में होता तो ए स्क्वायर का ए निकल जाता, बी स्क्वायर का बी निकल जाता, बीच में डिवाइड होता। यानी डिवाइड को आप ऐसे भी लिखला सकते हैं, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो डिवाइड या मल्टीप्लाई में तो बाहर निकाल सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में बाहर नहीं निकाल सकते हैं। और ये एमयू एंट्रेंस में पूछा गया सवाल है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में ये क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फार्मूले का कॉन्सेप्ट आप रखें। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक भी कई बार ऐसा होता है कि मिक्स करके सवाल पूछे जाते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, लेकिन घबराएंगे बिल्कुल नहीं, आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाइए जो कह रहा है एम और एन के बीच के डिस्टेंस निकालने को। तो मैंने क्या कहा था, दोनों के एक्स को घटा के स्क्वायर करो। तो साइन थीटा यहाँ एम का एक्स है और एन का एक्स कितना बेटा, 0। तो साइन थीटा में से 0 चला जाएगा, कितना बचेगा, साइन थीटा। स्क्वायर कर दो, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस लगाने को कहा था। फिर दोनों के y को घटा दो, तो कॉस थीटा माइनस 0, किसी से किसी को घटा सकते हैं आप, 0 माइनस कॉस थीटा बोल सकते हैं। अगर 0 माइनस कॉस थीटा बोला है तो माइनस कॉस थीटा आएगा। माइनस कॉस थीटा का जब स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस कॉस थीटा स्क्वायर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कॉस माइनस 0 कर दो तो कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो अभी तक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो यही आया। यानी इतना जो हम लोगों ने लिखा है वो डिस्टेंस फार्मूला लिखा है। m और n के बीच की दूरी निकालनी है तो m के और n के x को घटा के स्क्वायर, m और n के y को घटाकर स्क्वायर, बीच में प्लस रूट। यहाँ तक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अब यहाँ से शुरू होता है टिग्नोमेट्री। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, टिग्नोमेट्री कहता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ये बात आपको टिग्नोमेट्री से पता है, इसीलिए आप इन पूरे की जगह 1 लिख सकते हैं। और रूट 1 की वैल्यू क्या आती है बेटा, प्लस माइनस 1। एक्चुअली रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू आती है वो किस में आती है, प्लस में भी और माइनस में भी। बट हम लोग यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या कंसीडर करेंगे, प्लस। अब सवाल ये है कि प्लस ही क्यों कंसीडर करेंगे, माइनस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप निकाल क्या रहे हैं बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव। हर पॉइंट माइनस में हो सकता है, क्योंकि पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। हमने देखा था माइनस x होता था, माइनस y होता था, तो इंडिविजुअल पॉइंट माइनस में आ सकता है। उसके अलावा इस चैप्टर में माइनस में कुछ नहीं आएगा। एरिया माइनस में कभी नहीं आ सकता, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। रेशियो कभी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पर है जो माइनस में आ सकता है, वो है कोऑर्डिनेट या पॉइंट के वर्टेक्स या इंडिविजुअल पॉइंट का एक्स और वाई। तो इंडिविजुअल वैल्यू बेटा आ सकती है, डिस्टेंस कभी निगेटिव में नहीं आएगा। इसलिए रूट के अंदर से जब वैल्यू निकालिएगा तो आप हमेशा पॉजिटिव में आंसर दीजिएगा। तो रूट 1 का आंसर 1 आता है, इसलिए m और n के बीच की दूरी हो गई 1 यूनिट। अब आती है इसी तरीके से इस सवाल की तरफ, a और b, इसको भी कर लो जल्दी से। a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, निकाल लिया होगा मेरे ख्याल से, 4 माइनस माइनस 3 7, 7 का स्क्वायर 49। या फिर आप ऐसे कर लो, -3 -4, जब दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे, -3 -4 -7। साइन माइनस का रहेगा बट ऐड हो जाएंगे, मगर स्क्वायर करने पे माइनस बन जाएगा प्लस, और 7 का स्क्वायर 49। फिर आप प्लस कर लो, 0 माइनस माइनस 2 यानी 2, 2 का स्क्वायर 4। ये वैल्यू सॉल्व होकर आता है 53, और रूट 53 भी बेटा सॉल्व नहीं होता है। तो आप राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में यही ऑप्शन दिया है तो ठीक है, अगर ऑप्शन ये नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, तो आप सोचो ये अंडर रूट 53 का नियरेस्ट रूट कौन है जो परफेक्ट है, तो पता चलेगा 49। तो 49 रूट किसका आता है, 7 का। तो ये 7 पॉइंट समथिंग के आसपास आंसर आएंगे। अब आ जाते हैं बेटा यहाँ पर P और Q के बीच की दूरी। तो क्या मैं कह रहा हूँ, दोनों का x घटाओ, 5 माइनस माइनस 5 यानी 10, 10 का स्क्वायर 100, प्लस 0 माइनस माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 यानी 104। दिस इज 104 अंडर रूट। अब 100 अंडर रूट, जहाँ तक रूट सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करेंगे बेटा।
तो रूट को सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है? एलसीएम। एलसीएम। अब देखो ये सब बात मुझे थोड़ा बहुत पता है क्योंकि डिवीजन के रूल्स मुझे पता है। जिसका लास्ट का 2 डिजिट 4 के टेबल में आ जाए वो 4 से डिवाइड होता है। जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 के टेबल में आ जाए वो 4 से डिवाइड, यानी ये 104 4 से डिवाइड होने वाला है। अगर 4 से डिवाइड हो गया बेटा तो रूट के अंदर 4 तो आना है, और 4 आना है तो फिर कॉमन निकलना है 2। अगर यही 102 होता तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 2 से सिर्फ 2 ही कर सकता है और 2 का रूट होता नहीं है सॉल्व, लेकिन 4 के रूट सॉल्व होते हैं। चलो ये तो मैंने थोड़ा सा इशारा तुम्हें दे दिया कि मैं क्यों इसका एलसीएम निकालने को कह रहा हूँ, लेकिन चलो अगर मैंने एलसीएम निकाला और 2 से ही निकाला तो क्या करूँगा? 52। फिर 2 से करूँगा बेटा तो 26, फिर 2 से करूँगा बेटा तो 13। यानी इस 104 को मैं लिख सकता था 2 × 2 × 2 × 13। और चूंकि इनटू में है, अभी मैंने पढ़ाया कि इनटू में है तो बाहर निकाल सकते हैं जोड़ा बनाकर। 2 बार 2 था, या एक ही बार मल्टीप्लाई करके आप 4 लिखो तो उस 4 का 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा 26। क्योंकि आप देख लीजिए इसको पेयर में बाहर निकाल लोगे 2, ये दोनों का मल्टीपल बच जाएगा, क्योंकि अब पेयर नहीं बन रहा है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि राउंड ऑफ करके बताना है बेटा, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले सॉल्व कर लिया करो फिर राउंड ऑफ करके बताया करो। 104 का राउंड ऑफ करके बताना तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन अब आसान है क्योंकि आपको इस 26 को सिर्फ राउंड ऑफ करके बताना है बेटा। तो बताओ 26 को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5, 25, रूट 25 का 5 होता था, तो 5 इसको मानो 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी 10 के आसपास। और वैसे भी 104 जो है ना वो 100 के ही आसपास है, और 100 अगर रूट में रहता तो 10 आंसर आता। तो इसका मतलब अगर पॉइंट में है तो मैं पॉइंट में भी आपको राउंड ऑफ करके बताना सिखा रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे। इसलिए मैं इतना बता रहा हूं कि आप रूट को, अगर वहां ऑप्शन में रूट नहीं हो तो नियरेस्ट आंसर मारा जाएगा, और नियरेस्ट आंसर निकालने का तरीका राउंड ऑफ करके है। तो ये तो हो गया डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हैं, यानी एक्स वाई गिवन था, आपने डिस्टेंस निकाल लिया। तो ये पहला फॉर्मूला है, और उसका आप कह सकते हैं उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कि वो सॉल्व कैसे होते हैं, और बहरहाल इसके यूनिट्स। अब देखो लास्ट एक क्वेश्चन मैंने दिया है जिसमें डिस्टेंस गिवन है और कोई एक पॉइंट मिसिंग है। जैसे बी में मिसिंग है एक्स, मिसिंग है इसीलिए एक्स लिख दिया गया है, इसकी जगह पे डैश दिया जा सकता था। क्वेश्चन पूछ सकता था कि बी का एक्स क्या है, या बी एक्चुअल में कहाँ पर है, किस कोऑर्डिनेट में है। अभी सिर्फ मुझे ये पता चल रहा है कि निगेटिव है। कौन निगेटिव है? वाई। अच्छा वाई अगर निगेटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट में नहीं आ सकता, ये बात आप मान लीजिए। अच्छा फर्स्ट में अगर y पॉजिटिव है तो और कहाँ पॉजिटिव है? सेकंड में। सेकंड में भी y पॉजिटिव है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो ये b है ही नहीं। अब b है कहाँ? सोचो, खुद से सोचो, b कहाँ हो सकता है? अगर x निगेटिव में आया, दोनों निगेटिव में, यानी थर्ड में। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ गई और y निगेटिव में तो फोर्थ में। तो थर्ड और फोर्थ में ही पॉसिबल है। एक और बात बता देता हूँ तुम्हें, ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू प्लस और माइनस ही आए, हो सकता है 0 आ जाए। अगर x की वैल्यू 0 आ गई बेटा तो b कहाँ होगा? ऑर्डिनेट पर। चूंकि x नहीं है y है, तो जो एक्सिस होता है वही पाया जाता है, दूसरा नहीं पाया जाता। जब दोनों पाए जाएंगे तब एक्सिस नहीं होगा, तब तो कोऑर्डिनेट होगा या क्वाड्रेंट में पाया जाएगा। तो हमें पता चलना है, तो उसके लिए तरीका वही है कि आपको सीधा सीधा डिस्टेंस फार्मूला ही निकालना है। तो ए बी बराबर आपने निकाला था अंडर रूट ए के और बी के एक्स को घटाकर स्क्वायर कीजिए, तो x माइनस 2 मैं कर सकता हूँ, या 2 माइनस एक्स, आपकी मर्जी है। इस x में से इस 2 घटा दो, या इस 2 में से x को घटा दो, फिर लगाओ प्लस। अब आपको y घटाना है बेटा, 3 माइनस माइनस 2 5, 5 का स्क्वायर 25। तो दोनों का y घटाकर स्क्वायर कर दो, दोनों का x घटाकर स्क्वायर कर दो। क्या यही ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 10 रूट के अंदर? अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा? x का होल स्क्वायर। बोलो, मैं बोलता हूँ कभी सॉल्व मत करो, अभी रहने दो, बाद में बताऊंगा मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया। प्लस 25 सॉल्व करता तब क्या दिक्कत आती?
या ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी फ़िलहाल नहीं बोल रहा हूँ, समझेंगे बात को। क्या हम लोग जब भी कभी रूट के अंदर x देखें, रूट है ना और उसके अंदर x है, हालांकि x के ऊपर फिर बाद में स्क्वायर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ रूट के अंदर अगर आपको कहीं पर भी वेरिएबल दिख गया x या y, तो रूट खत्म करो। रूट खत्म करने का आपके पास दो तरीका, या तो दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर दें, या सिंपली सोचें कि यहाँ का स्क्वायर इधर आकर रूट होता था, तो रूट इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो 10 का स्क्वायर 100, रूट खत्म हो गया, या स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ तो रूट खत्म हो जाता है बेटा। स्क्वायरिंग करने पे रूट खत्म हो जाता है, या रूट को ही उठाकर इधर ले जाते हैं इज इक्वल टू के, तो स्क्वायर हो जाता है। प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है, माइनस वाली चीज प्लस हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाता है, या उसको अंडर रूट भी कहते हैं, और अंडर रूट स्क्वायर हो जाता है। जब भी इज इक्वल टू के इधर एक्सचेंज होते हैं आपस में, तो यही तरीका है। अब बताओ, क्या मैं इस 25 को उठाकर इधर ले जाऊं तो यहाँ 75 बोलूं, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना आ गया बेटा, 75। अब ध्यान से देखो, क्या मैं यहीं पर इस स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, तो अभी बताया था मैंने कि अंडर रूट लगाऊंगा, और यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2। तो फाइनली x की जो वैल्यू आई वो क्या आई, ये -2 उधर जाकर क्या +2 होगा। चूंकि आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो रूट के आगे आप प्लस माइनस 75 लिखेंगे, क्योंकि रूट की वैल्यू प्लस भी आ सकती है माइनस भी आ सकती है, और ये इंडिविजुअल वैल्यू है। यानी इतना कंफर्म हो गया है कि x की वैल्यू 0 नहीं है। अगर मैं प्लस मानूंगा तो ये प्लस ये माइनस, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और अगर मैं माइनस मानूंगा तो x की वैल्यू भी माइनस में, y की वैल्यू भी माइनस में। ये मैं माइनस क्यों बोल रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। रूट 75 की वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो 2 माइनस रूट 75 जो आएगा बेटा वो निगेटिव में आएगा ओवरऑल, क्योंकि रूट 75 की वैल्यू अगर मैं ऐसे ही बताऊंगा आपको, तो क्या आपको लग रहा है 81 के आसपास है, यानी 9, मैं 8 मान लेता हूँ, 64 पे ही 8 हो जाता है, रूट 64 पे 8 हो जाता है, यानी 2 माइनस 8 यानी -6। तो अगर x की वैल्यू माइनस आ गई ना बेटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसको मैंने 8 माना था, तो 2 + 8 10। तो ये बहरहाल x की वैल्यू निकली है, और x की 2 वैल्यू निकलनी ही निकलनी है। क्यों निकलनी है, कॉन्सेप्चुअली अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था जो कि पावर 2 था। यहाँ पर भी अगर हम ब्रेक कर देते, जो जैसा कि मैंने कहा था कि इसको अगर एक्सपेंडेंट, मतलब इसको अगर हम लोग एक्सपेंड कर दें, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमेशा पावर चूंकि 2 होते हैं तो 2 वैल्यू आती हैं, एक अल्फा एक बीटा। तो बहरहाल x की ये वैल्यू आई। यहाँ पे तो मैं पूरा समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वहाँ तो क्वेश्चन यही पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि तो x की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, निकालने का एप्लीकेशन ये है, इसका ये मतलब समझा जा रहा है कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे कैसे है। अब कोई बच्चा मुझसे ये कह सकता था कि सर ऐसा आपने क्यों किया कि इसको आपने a माइनस बी के होल स्क्वायर में नहीं ब्रेक किया। चलो अब मैं करता हूँ, खुद से तुमको फील होगा प्रॉब्लम। अगर मैं इस ए बी की जगह 10 लिखूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको ए बी की जगह 10 लिख दिया, रूट की जगह रूट लिखा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ता हूं, तो a का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2, a की जगह x, b की जगह पे 2, अच्छा प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 25, ये आया। ये 10 का 10 रहा, ये आया आपका x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। फिर वही कहानी, रूट के अंदर अगर आपको x दिखे तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग कर देना है, या रूट को उठा के उधर ले जाइए, उधर ले जाइएगा तो ये तो हो जाएगा बेटा 100, 10 का स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। क्या इस 29 को उठा के इधर ले जाए, अगर इस 29 को उठाकर इधर ले जाइएगा तो यहाँ पे 29 माइनस हो जाएगा, 29 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 71 बचेगा बेटा, और ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x। यहाँ से जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 4x है, इस 71 को इधर उठा के ले आइए तो माइनस 71 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, और एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से नहीं बनेगा, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनेगा। इसका मतलब इसको अगर आप एक्सपेंड कर देते हैं तो एक लंबा तरीका के बाद सॉल्व होगा,
इसीलिए रूट के अंदर हम पहले कभी सॉल्व नहीं करते हैं। अगर x दे देता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि रूट को उठा के उधर ले जाओ, रूट को स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, तो रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर रूट के अंदर x नहीं होने चाहिए। तो ख़त्म करने के लिए ये किया। अब मुझे साफ दिख रहा है कि नंबर को एक तरफ ले आओ, होल स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर को इधर ले जाओ, इसको मतलब एक्सपैंड नहीं करना है, बल्कि पहले ही आप इधर ले आओ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व करते तो आप पहुंचते वहीं पर। आप घर पे ट्राई कीजिएगा, आपको पढ़ाया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। चूंकि ये फैक्टराइजेशन मेथड से बन नहीं रहा है तो क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से बनेगा, तो डी निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर, बी की जगह रखेंगे -4, बी स्क्वायर -4ac, ए की जगह 1, सी की जगह -71। उसके बाद फिर वहाँ से अंडर रूट डी निकालिएगा, फिर अल्फा और बीटा का फॉर्मूला रखिएगा। अल्फा का फॉर्मूला होता है -b + √d/2a और बीटा का फॉर्मूला होता है -b - √d/2a। तो वहाँ के बाद आपको आंसर यही आएगा। तो आप देखिए, अगर आपने एक्सपेंड किया तो आप बहुत लंबे तरीके में चले गए, इसलिए कभी भी ये वाला तरीका फॉलो मत कीजिएगा। मेरा बेहतर तरीका यही है। जब ट्रिक वाली क्लास होगी तो वहाँ और दूसरा तरीका भी बताया जाएगा, लेकिन फंडामेंटल तरीके में ही कोशिश करेंगे आसान वाला लगाने की। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया डिस्टेंस फार्मूला। चूँकि मैंने कहा आगे एप्लीकेशन डिस्टेंस फार्मूले का ही है, तो हम लोग आगे क्लास में देखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। आज मैं एक और फार्मूला आपको ले रहा हूँ जो कि ट्रायंगल का फार्मूला है। अगर मान लीजिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ये दूसरा फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हालांकि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हमारे पास इससे ठीक पहले 3 फार्मूले थे। पहला फार्मूला हीरोन्स फार्मूला, जो किसी भी ट्रायंगल के लिए लग जाएगा, शर्त यह है कि तीनों साइड पता होनी चाहिए। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का ऐसा नहीं है कि फार्मूला हमारे पास नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमारे पास है इससे पहले, s - a, s - b, s - c, सबको पता है इसका नाम हीरोन्स फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले के साथ शर्त क्या है? शर्त यह है कि आपको ये तीनों साइड पता होनी चाहिए। ये a है, ये b है, ये। जब तीनों साइड पता होती है तो तीनों को जोड़ते हैं, पेरीमीटर आता है, उस पेरीमीटर का आधा कर देते हैं, उसको s कहते हैं। यानी s इज द हाफ ऑफ द पेरीमीटर। उसके बाद ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हीरोन्स। जो हमें पता है वो पता है 1/2 यानी 1/2 बेस इनटू हाइट। अब बेस किसको कहेंगे? अगर आपने बेस इसको कहा है बेटा, तो इसी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस दूरी को हम लोग कहेंगे हाइट, इसको कहेंगे बेस। अगर हमने बेस इसको कहा है तो बेस पर 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, यानी यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप या तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस ले लीजिए। तो इसका मतलब आपको बेस और परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। बेस ट्रायंगल का ही साइड होगा और हाइट जो है वो 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा उस बेस पर, जो बेस आप कंसीडर करेंगे। तीसरा फॉर्मूला आपको सिखाया गया था, अगर याद हो ट्रिग्नोमेट्री में, सास वाला फॉर्मूला 1/2 AB sin थीटा, 1/2 AB sin थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री से है बेटा। ये दो बातें तो बेसिक हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोन्स फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्री कहता है AB sin थीटा, जहाँ बताया गया था कि आपको सिर्फ 2 साइड चाहिए, दिस साइड इज A, दिस साइड इज B, और इनके बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। यही फार्मूला है साइड एंगल साइड, सास जिसको कहा था मैंने, 2 साइड और बीच का एंगल होना चाहिए। तो ये भी हमारे पास एक फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप 3 फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, इस तीनों फार्मूले की ये खासियत समझिए क्या है। ये खासियत ये है कि ये फार्मूला साइड पर निकल रहा है। ये ए क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी। ये बी क्या है? 2 पॉइंट के बीच की दूरी। साइड है भाई, साइड। और एंगल है, थीटा क्या है? एंगल है भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल तो होता ही नहीं है, तो एंगल वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही नहीं। तो ये वाला तो पहले ही फेल हो गया। हाँ, इसमें चूंकि एंगल नहीं है तो आप या तो ये फॉर्मूला सोच सकते थे या ये फॉर्मूला सोच सकते थे। इसमें रूट का चक्कर है, अच्छा खासा बड़ा है, इसलिए इसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। कर सकते हैं, करते नहीं है, तो हम लोग यही फॉर्मूला लेते हैं। यानी यही 3 फार्मूले में से ये फार्मूला लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है वो सुनो। क्या यहाँ पर भी बी जो है वो एक तरह से बेस है, यानी डिस्टेंस, और हाइट भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी है, 2 पॉइंट के बीच की दूरी। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कहेंगे जरूर,
लेकिन फॉर्मूला डायरेक्ट उस तरह से नहीं लगेगा। उसकी वजह यह है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन पहले डिस्टेंस निकाले, उसके बाद उस डिस्टेंस से बेस इनटू हाइट निकाले। हम लोग ऐसा मान कर चलेंगे कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं और इसी 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन रहा है। तो ए का कोऑर्डिनेट कहीं पर होगा कार्टेशियन प्लेन में ए, कहीं पे होगा बी और कहीं पे होगा सी। तो हम लोगों ने इन जनरल इसके कोऑर्डिनेट मान लिए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आप देखिए पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। इससे पहले तक जितने भी चैप्टर है उसमें साइड पर है, लेकिन पहली बार कोऑर्डिनेट ने बताया कि अगर मुझे पॉइंट पता है ना तो उस पॉइंट से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉइंट पर निकालने का तरीका है 1/2, फॉर्मूला वही लगाएंगे बेस इंटू हाइट, दिमाग में वही रखेंगे बेस इंटू हाइट। तो बेस किसको लेंगे बेटा, x को। तो अगर आपने बेस x1 लिया है यानी एक पॉइंट का बेस लिया है, तो अब आप हाइट लेंगे दूसरे पॉइंट का। चूंकि मैंने बताया ना आपको, जरा गौर से देखिए, अगर आपने बेस ये लिया है तो हाइट यहां से लेना है, यानी किसी और पॉइंट का हाइट लेंगे। अगर आपने बेस इसका लिया होता तो हाइट यहां से लेना होता, यानी हाइट किसी और पॉइंट का, बेस किसी और पॉइंट का। तो अगर आपने बेस x1 ले लिया है तो अब आप हाइट x1 का नहीं लेंगे, अब आपको हाइट क्या लेना होगा, इसके अलावा। तो ये बेस है तो इसके अलावा आप हाइट लें, तो आप हाइट लीजिएगा y2 माइनस y3, यानी दोनों को घटाकर एक y बनाइए। जैसे डिस्टेंस फार्मूले में बताया था मैंने, दोनों का x घटाएंगे, दोनों का x घटा के एक x बनाना है, दोनों का y घटाकर एक y बनाना है। वहाँ पे तो सीक्वेंस फॉलो नहीं होता था, क्यों? क्योंकि वहाँ स्क्वायरिंग होता था। यहाँ सीक्वेंस फॉलो होगा क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग नहीं है। इसलिए याद रखिएगा x1 तो अगला दोनों y घटेगा, और घटेगा कैसे, लगातार। तो x1 लिया, 1 के बाद 2 फिर 3, फिर अब अगला आप x लेंगे प्लस करके, दूसरा बेस x2 है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो 2 y होंगे, तो अब इसका तो y लेना नहीं है, इसके बाद 2 y आएंगे बेटा। तो एक आएगा 3, उसके बाद आएगा 1, क्योंकि यही है 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद फिर वापस 1। तो x2 आपने ले लिया। अगर आप x3 लेते हैं तो आपको y1 माइनस y2 लेना है। तो आप देखें 1 2 3, 2 3 वापस 1, 3 1 2। तो x1 के साथ अगला 2 y, x2 के साथ अगला 2 y, x3 के साथ अगला 2 y। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अच्छा, सच्चाई क्या है वो सुनिए। ट्रिग्नोमेट्री से पहले तक हमेशा ये बात मानी जाती थी कि आप परपेंडिकुलर और बेस में किसी को परपेंडिकुलर कह दीजिए, किसी को बेस कह दीजिए, कुछ पता नहीं है कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। यानी अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ तो ये आप कह सकते हैं परपेंडिकुलर है या हाइट है और ये बेस है। लेकिन कोई बच्चा अगर मुझसे कहे कि नहीं सर बेस ये है और हाइट ये है, वो बच्चा भी सही है। यानी इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर है, कोई एक बेस है। कोई गारंटी नहीं है कि कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री आता है और वो बताता है कि नहीं, अगर ये थीटा है तो थीटा के ठीक सामने इसको परपेंडिकुलर कहो। लेकिन जब तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है तब तक आप इन दोनों को, जिसने 90 डिग्री एंगल बनाया है, उनमें से किसी एक को बेस किसी एक को परपेंडिकुलर कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर बेस मानना ही है तो ज़रूरी नहीं है कि हम x को माने। हाँ, इन जनरल x को ही बेस माना जाता है और हाइट y को माना जाता है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा। इसीलिए इसका अब दूसरा फॉर्मूला ये भी बन सकता है कि कोई अगर आदमी ये कहे कि सर हमने तो बेस y को माना था, तो अगर आपने बेस y को माना है तो x हाइट हो जाएगा। तो अब अगला दोनों x यानी x2 माइनस x3। अगर आपने बेस y को माना है तो अगला दोनों x, x3 माइनस x1, y3 x1 माइनस x2, यानी वही फॉर्मूला है। ये याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे।
यानी x1 अगला दोनों y, x2 अगला दोनों y, x3 अगला दोनों y, y1 अगला दोनों y, y2 अगला दोनों y, सॉरी x, y3 अगला दोनों x। यही हो रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। और याद रखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, चाहे ये फॉर्मूला लगाएं चाहे ये फॉर्मूला लगाएं, कैन नॉट बी निगेटिव, कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव नहीं होना चाहिए। एरिया निगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। एरिया कैन नॉट बी निगेटिव। अगर निगेटिव में आ रहा है तो आपको निगेटिव इग्नोर करना है। निगेटिव में अगर आ रहा है तो आपको इग्नोर करना है। तो एरिया के बारे में 2-3 बातें जाने। इसका यूनिट अगर आपको निकालना है तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। शॉर्ट में अगर हम वर्ड में लिखें तो स्क्वायर मीटर, लेकिन इस चैप्टर में कई बार यूनिट स्क्वायर भी लिखेंगे। अब मुझे थोड़ी मालूम है यूनिट सेंटीमीटर है कि मीटर है। डिस्टेंस का यूनिट होता था तो एरिया का यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट है वो यूनिट स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है या स्क्वायर मीटर है या स्क्वायर यूनिट है, और ये कभी निगेटिव में नहीं आता है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाला और आ गया -30 यूनिट स्क्वायर, तो आप फाइनली आंसर लिखोगे 30 यूनिट स्क्वायर। बस साइन को देखना नहीं है। निगेटिव होगा तो आंसर आप पॉजिटिव में देंगे, निगेटिव में नहीं देंगे। हो सकता है, मुमकिन है कि आप ये फॉर्मूला लगाओ तो निगेटिव में आ जाए, वापस ये फॉर्मूला लगाओगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इससे भी आंसर भले निगेटिव में आया हो, आपको पॉजिटिव में जवाब देना है। ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो निगेटिव का तो मसला हल हो गया। 3 ही वैल्यू पॉसिबल है बेटा, या तो वैल्यू 0 आए, या तो वैल्यू 0 से बड़ी आए, या तो वैल्यू 0 से छोटी आए। मैं कह रहा हूं अगर 0 से बड़ी आई है, अगर वैल्यू 30 आई है तब तो आंसर 30 ही होगा। अगर 0 से छोटी आई है, -30 आई है, तब भी आपको आंसर 30 लिखना है। यानी अगर एरिया निगेटिव में आ रहा है तब भी आप उसको पॉजिटिव ही मानेंगे, और पॉजिटिव में है तब तो वो पॉजिटिव है ही। मगर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर कभी एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, ये 0 है बेटा, इसको हम 0 बोलेंगे। अगर एरिया 0 आ गया तब कहेंगे देन ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब दे डू नॉट फॉर्म ट्रायंगल। ये ट्रायंगल नहीं बना रहे। जब ट्रायंगल नहीं बना रहे हैं तो एरिया कहां से होगा? तो ट्रायंगल के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होने चाहिए। अगर आपको तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होंगे तब कोलिनियर होंगे। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, यानी इस ट्रायंगल की शर्त क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट 0। ये ट्रायंगल की कंडीशन है बेटा। लेकिन कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या है? तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर हो जाएं तो इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। तो याद रखिएगा, अगर आप 3 पॉइंट के बीच में एरिया निकालें और अगर एरिया की वैल्यू 0 आ जाए तो समझ जाइएगा ट्रायंगल नहीं बना है। आप ये बात मान लीजिएगा, ट्रायंगल नहीं बना है। और जब ट्रायंगल ही नहीं बना है तो जाहिर सी बात है एरिया भी नहीं आएगा। तो एरिया 0 इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन ये है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाएगा। ये एरिया पे कोलिनियर समझाया। डिस्टेंस पर भी होता है। अगर 2 छोटे छोटे साइड का सम, अब अगला पॉइंट बता रहा हूँ कोलिनियर का। कोलिनियर का अगला कंडीशन ये है कि आप डिस्टेंस फार्मूले से इनके x को घटाकर स्क्वायर करो, इनके y को घटा के स्क्वायर करो, जोड़ो, रूट लगाओ, यानी कुल मिलाकर a और b की डिस्टेंस निकालनी है। फिर आपको b और c की डिस्टेंस निकालनी है, फिर दोनों को जोड़ देना है, फिर आपको a और c का डिस्टेंस निकालना है। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि AB और BC दोनों के डिस्टेंस का जो सम आएगा तीसरे साइड AC के बराबर आ जाए तो समझ जाइएगा ये कोलिनियर पॉइंट है। लाइक दिस, मान लो AB की वैल्यू आपने निकाला, आ गया 2 यूनिट, BC की वैल्यू निकाला, आ गया 3 यूनिट, और पूरा AC था बेटा 5 यूनिट, तो कह दो ना कोलिनियर है। अगर 2 साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो गया तो कोलिनियर है।
ये साइड का जब एप्लीकेशन पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में तब बताएंगे, इसलिए मैंने कहा साइड या डिस्टेंस फार्मूले के एप्लीकेशन बहुत हैं। वहाँ एप्लीकेशन के नाम पे हम लोग पढ़ेंगे यही सब चीज़ कि ट्रायंगल कैसा बन रहा है, आइसोसेलस बन रहा है, इक्विलेटरल बन रहा है, स्केलन बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। क्योंकि एंगल 90 डिग्री तो है नहीं, तो राइट एंगल की क्या कंडीशन होगी, फिर उस तरह से स्क्वायर होने की क्या शर्त है, रोम्बस होने की क्या कंडीशन है, रेक्टेंगल होने की क्या कंडीशन है, कोलिनियर पॉइंट होने की क्या कंडीशन है, फिर उनके एरिया कैसे निकाले जाएंगे। तो मेनली इन्हीं दो फार्मूले का ज़्यादा एप्लीकेशन है। तीसरा फार्मूला जो है वो आपका है सेक्शन फार्मूला, वो सबसे लास्ट में हम लोग डील करते हैं। तो आज का चैप्टर जो था, या आप कह सकते हैं आज की क्लास, वो सिर्फ चैप्टर की इंट्रोडक्शन में टाइम लगा हमें। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमने कवर किया, एब्सीसा टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं, एब्सीसा किसको कहेंगे, ऑर्डिनेट किसको कहेंगे, कोऑर्डिनेट क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, ओरिजिन क्या है, डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा कोई भी पॉइंट, या एक्सिस पर लाई करेगा तो क्या कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे, ये सारी बातचीत। उसके बाद डिस्टेंस पे 2-4 क्वेश्चन और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला पॉइंट पर है या कोऑर्डिनेट में है, इंडिविजुअल पॉइंट्स, यहाँ डिस्टेंस हमने नहीं निकाला है। तो कुल मिलाकर आपको इतनी सारी बातें जहन में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम लोग डिस्टेंस और एरिया का पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद वापस हम लोग पढ़ेंगे जाकर सेक्शन फार्मूला, जो लास्ट टॉपिक होगा। क्योंकि सेक्शन फार्मूले में इंटरनली ही हमें पढ़ना है, मैं थोड़ा सा एडवांस जाऊंगा और एक्सटर्नली भी पढ़ाऊंगा। तो इंटरनली और एक्सटर्नली, उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी तो हम कुछ ट्रिक्स के क्वेश्चंस करेंगे ताकि जल्दी जल्दी बन जाए। तो ये पूरा का पूरा एक फंडामेंटल क्लास था, जो बेसिकली आप 10th में वैसे भी पढ़ कर आए होंगे, तो आपके लिए एक रिवीजन के तौर पे था। तो आप इतना पार्ट पढ़ लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस इस बेस पर जितने भी आपको मिल रहे हैं किताब में, उसको ज़रूर लगाइएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।